हेलो विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण। देखिए, ये 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर कम से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं हर साल, और बच्चों को वो काफ़ी कठिन भी लगते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सरलता से आप इसको समझ पाएँ और नियम को आप याद रखेंगे, और नियम के अनुरूप अगर चलेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से उपसंयोजी यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उपसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए, आपने 11वीं में उपसंयोजी बंध के बारे में तो पढ़ा ही होगा। आप जानते होंगे कि उपसंयोजी बंध उन दो परमाणुओं के मध्य बनते हैं जिन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। मतलब उसमें एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन दाता की भांति कार्य करता है, और दूसरा परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए SO2, तो SO2 हम देखते हैं, SO2 में यस जो है वो सल्फर है, और ऑक्सीजन दो परमाणु ऑक्सीजन के इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, यस जो है इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यस के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके साथ 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन परमाणु हो गए, और ऑक्सीजन के भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो देखिए इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके भी बाह्य कोश में 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए अब अष्टक भरना है। तो अष्टक भरते समय देखिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लिया सल्फर के, सल्फर ने भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लिया। अब देखिए इन दोनों के अष्टक पूर्ण रूप से भर गए, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसका अष्टक अभी नहीं भरा है। तो ये जो है यह इन दोनों में से किसी से इलेक्ट्रॉन दान स्वरूप ये ले सकता है, यानी ये ग्राही है। ये जो है यह ग्राही परमाणु है, ग्राही परमाणु मतलब रिसीवर एटम है ये, ठीक है। इसके बाद ये इन दोनों के अष्टक भर गए हैं, तो ये जो है दाता परमाणु की भांति कार्य कर सकते हैं। दाता परमाणु मतलब डोनर एटम। तो ये दाता परमाणु है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर दान स्वरूप आ जाएंगे। इस तरीके से यस डबल बॉन्ड O एंड डोनेटेड टू O। अब ये जो तीर लगा है ये जो है यह उपसंयोजी बंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे हैं जो अनाबंधी हैं, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनाबंधी हैं। साथ साथ इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनाबंधी हैं। तो इस तरीके से आपने बना दिया, तो इसका चित्र बन गया। यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड दिखा रहा है ये उपसंयोजी बंध के लिए ऐसा बॉन्ड हम बनाते हैं। तो उपसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिसमें उपसंयोजी बंध पाए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। यहाँ पर हम साधारण उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि संकुल यौगिक क्या होते हैं। संकुल यौगिक, इनको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स संकुल यौगिक किसे कहते हैं? तो देखिए वे सभी यौगिक जो आयनित होने पर संकुल आयन अर्थात जटिल आयन देते हैं उन्हें हम संकुल यौगिक
कहते हैं। जैसे देखिए K4FeCN6, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये 4K प्लस में और प्लस FeCN6 में टूट जाएगा। तो ये जो है ये है फेरो साइनाइड आयन। यही जो है वह संकुल आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है ये। तो जिन यौगिकों में कॉम्प्लेक्स आयन रहेंगे, अर्थात जो यौगिक आयनित होकर के कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, उन्हें हम संकुल यौगिक कहेंगे। तो देखिए ऐसे संकुल यौगिकों के ही हम नामकरण यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अगर हम इसका चित्र बनाते हों तो इसका चित्र बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये देखिए यह जो है 4K पर प्लस हो गया और इसके बाद Fe इसमें सेंट्रल एटम है और इसे 6Cn जुड़े हुए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये सभी जो है उपसहसंयोजी बंध द्वारा या फिर से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो 4 माइनस, अब ये जितने भी Cn हैं इन सभी Cn को हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। हिंदी में भी वही कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा जब हम IUPAC नाम रखेंगे तो लिगेंडों के भी हम नाम रखेंगे, उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे कि लिगेंडों के क्या नाम होंगे। तो इस तरीके से हम पहले उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले हम नियमों को समझेंगे कि क्या नियम है और किन नियमों के आधार पर हम नाम रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम नियमों को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए हम पहला नियम जानने की कोशिश करते हैं। पहला नियम क्या है? देखिए जब भी हम किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम धन आयन का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऋण आयन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको NaCl है तो इसका नाम लिखना है, तो इसमें Na जो है वो धन आयन है और Cl जो है वो ऋण आयन है। तो इसमें हम इसका नाम जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम, इसके बाद Cl के लिए क्लोराइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड हो गया। हम इसको क्लोराइड सोडियम तो लिखते नहीं हैं कि क्लोराइड पहले लिख दें सोडियम बाद में लिखें। उसी तरह से जब हम उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम धन आयनों का नाम पहले लिखते हैं, पहले, तथा ऋण आयनों का नाम बाद में लिखते हैं। सर्वप्रथम धन आयनों का नाम पहले लिखते हैं और ऋण आयनों का नाम हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहला नियम आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम धन आयन का नाम लिखेंगे, इसके बाद हम ऋण आयन का नाम लिखेंगे। अच्छा, दूसरा नियम अब जानने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे नियम के तहत क्या है, मैंने अभी अभी आपको लिगेंड के बारे में बताया है। तो हमेशा जब
उपसहसंयोजी यौगिक रहेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक या एक से अधिक लिगेंड हो सकते हैं। तो अब हम दूसरी चीज देखिए, जानने की कोशिश करते हैं। लिगेंडों के नाम वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा उपसहसंयोजी यौगिक है जिसमें एक से अधिक लिगेंड हों और भिन्न भिन्न प्रकार के हों, तो उनके नाम जो है हम वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं मान लीजिए NH3 है और उसी में H2O भी है, तो यहाँ पर देखिए NH3 एमिनो है, H2O एक्वा है, ठीक है। तो इसमें जो पहले आएगा, अब H और N में कौन पहले आएगा? ABCDEFG H पहले आ जा रहा है, इसके बाद N आ रहा है, इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा और ये बाद में आ रहा है इसलिए इसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो दो नियम आप जान गए, लिगेंड के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या रहेगा? लिगेंडों की संख्या अगर एक है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं, अगर दो है तो डाई लिखेंगे, तीन है तो हम ट्राई लिखेंगे, चार है तो हम टेट्रा लिखेंगे, पाँच है तो हम पेंटा लिखेंगे। मतलब इस तरीके से जैसे जैसे लिगेंडों की संख्या होगी उस तरीके से हम लिगेंडों को यहाँ पर अंकित करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या हम बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। इस तरीके से बड़े कोष्ठक में हम इसको लिखेंगे, रोमन अंकों में लिखेंगे, रोमन अंकों में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई तो हम ऐसे बड़े कोष्ठ में ऐसे 2 लिख देंगे, अगर 3 आ गई तो बड़े कोष्ठ में हम 3 लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर 0 आएगी तो हम अरबी अंकों का उपयोग करेंगे और यहाँ पर ऐसे 0 लिख देंगे। अगर किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 आ रही है तो हम वहाँ पर रोमन अंकों का उपयोग न करके अरबी अंकों का उपयोग करेंगे और वहाँ पर जैसे 0 है तो ऐसे 0 लिख देंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रोमन में 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर हम अरबी अंकों का उपयोग करेंगे। अच्छा, अब चलिए लिगेंड जो है वो बहुत सारे होते हैं, कुछ लिगेंडों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिगेंड कौन कौन से हैं और उनके नाम हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए, तो इस टेबल को आप देखिए अगर NH3 है तो इसको हम लिखेंगे एमिनो, हिंदी में एमिनो लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 H2O है तो उसको हम एक्वा लिखेंगे, एक्वा,
ठीक है। तीसरा, अगर मान लीजिए Cl है क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरोडो लिखेंगे। Cl को हम क्लोरोडो लिखेंगे। इसी तरीके से F है, इसको फ्लोरो भी लिख सकते हैं और फ्लोरोडो भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जैसे मान लीजिए आ गए, जैसे NH3, अगर मान लीजिए CN आ गया तो इसको सायनो लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम सायनो लिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम कुछ लिगेंड यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके नाम इसी क्रम में हम लिखेंगे। अब देखिए हम लोग, मैं अब यहाँ पर कुछ उदाहरण 15-20 उदाहरण 25 उदाहरण लिखूँगा और उस उदाहरणों के आधार पर हम लोग IUPAC नाम बनाएंगे। कुछ नियम अगर बीच में छूट गए होंगे तो वो नियम जो है आपको, उनके अंतर्गत आपको सारे नियम समझ में आ जाएंगे। वहाँ पर मैं सब एक एक नियमों को बताते चलूँगा। तो चलिए हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोगों ने जो पहला उदाहरण लिया था K4FeCN6, उसको ही देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल K4FeCN6। इसका साधारण नाम जो है वो है पोटेशियम फेरोसायनाइड। इसका साधारण नाम है। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम पाते हैं कि K जो है यानी पोटेशियम, यहाँ धन आयन है और वो साधारण धन आयन है। FeCN6 पे 4 माइनस चार्ज आएगा और ये पूरा का पूरा ऋण आयन है। तो मैंने क्या कहा था, पहला नियम हमारा क्या रेफर कर रहा है कि पहले हम धन आयन का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋण आयन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर 2 आयन है तो दोनों आयनों के नाम हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन जोड़ कर लिखेंगे। तो पहला धन आयन इसमें पोटेशियम है तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये पूरा का पूरा ये ऋण आयन है जो बड़े कोष्ठक में लिखा है। तो ऋण आयन का नाम लिखते समय हम सबसे पहले यहाँ पर जो लिगेंड है उसको लिखेंगे। तो लिगेंड अभी सारणी से आप मैच कर लीजिए। CN है तो CN के लिए सायनो लिखेंगे। चूंकि ये 6 है, इसकी संख्या कितनी है? 6 है, इसलिए इसको हम हेक्सा सायनो लिखेंगे। तो पोटेशियम हेक्सा सायनो। अब देखिए अब यहाँ पर Fe जो है केंद्रीय परमाणु है, चूंकि धन आयन भी इसमें है तो केंद्रीय परमाणु जो फेरस है इसमें से O या फेरिक है, इसमें से OUS या IC को हटाकर हम ATE जोड़ देंगे। बात ध्यान रखिएगा, जब धन आयन इसके साथ हो और ऋण आयन भी हो, यानी 2 आयन दोनों आयनित करने पर यानी जल में घोलने पर 2 आयन अलग अलग अगर हो जाते हों तो वहां पर जो केंद्रीय परमाणु होगा उसमें हम जो भी हो उसमें ATE जोड़ देंगे। तो पोटेशियम हेक्सासायनो फेरेट हो जाएगा, यह फेरेट। लास्ट में हम इसका जो है Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए K4FeCN6 में CN की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है, 6 है तो ऋण 6 हो गया और ये धन 4 हो गया। तो धन 4 में से धन 6, ऋण 4 में से धन 6 जोड़ देंगे तो ऋण 2 आएगा। कितना आएगा? ऋण 2 आएगा। और उधर जाने पर ये धन 2 हो जाएगा, यानी इसकी Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 है। तो इसको हम
छोटे कोष्ठक में या बड़े कोष्ठक में भी यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। तो अब ये K4FeCN6 का IUPAC नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। K3FeCN6, इसको जो है पोटेशियम फेरीसाइनाइट कहते हैं। फेरीसाइनाइट इसको कहते हैं। फेरो नहीं है ये फेरी है, ध्यान रखिएगा। ये फेरो है, K4 जहाँ था, और K3 जहाँ है वो फेरी है। अब इसका नाम IUPAC कैसे रखेंगे? ये भी ऐसा ही है, इसमें ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। यहाँ पर 3K पे प्लस है, यहाँ FeCN6 पे 3 माइनस है। तो देखिए अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासायनो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें छह ठो CN है, इसके बाद उसमें धन आयन है, जैसे इसमें हमने नियम लगाया, तो ये फेरेट हो गया, फेरेट। अब देखिए यहाँ पर ये ऋण 6 है और ये धन 6 है, तो ऋण 3 हो जाएगा, 0 इधर जाएगा तो धन 6 हो जाए, धन 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 3, यानी यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 है, तो इसलिए यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट थर्ड। अब इन दोनों के नाम में क्या अंतर है? नाम दोनों के एक ही है, बस यहाँ पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 है और यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गई, इसलिए यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे सूत्रों को लिखेंगे, और भी बहुत सारे सूत्रों को मैं एक एक सूत्र में लिख करके आपको धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए 3 उदाहरण हम और देखते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये धन आयन और ये ऋण आयन था, फिर ये धन आयन और ये जो था वो संकुल ऋण आयन था। अब यहाँ पर इसमें देखिए, अब ये पूर्णतया शुद्ध रूप से संकुल यौगिक है, ये भी संकुल यौगिक है, ये भी संकुल यौगिक है। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? अब इसका नाम जब हम लिखेंगे तो Ag इसमें केंद्रीय परमाणु है, CO यानी कोबाल्ट यहाँ केंद्रीय परमाणु है, और Cu यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है। आप इसको धन आयन मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये धन आयन तो नहीं है, ये केंद्रीय परमाणु है। तो चलिए अब इसका नाम हम लिखते हैं। तो जब अब ये रहा नहीं, यानी ये रहा नहीं, तो अब इतने का ही नाम लिखना है। जैसे अगर ये नहीं है तो हम इतने में ही काम चला लेंगे। तो देखिए यह जो है NH3 है और 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर। अब देखिए यहाँ सिल्वर की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या है 1, तो 1, इसके बाद क्लोराइड, इसका IUPAC नाम हो गया। उसी तरीके से इसका नाम हो गया हेक्सा हेक्सा एमिनो कोबाल्ट। अब यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो 3 क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में किसी परमाणु की कैसे निकालेंगे आप मुंह जबानी, मतलब देखते ही आप पता कर लेंगे। जैसे मैं देखते ही पता कर ले रहा हूँ कि CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, वैसे आप सूत्र देख करके तुरंत बता लेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। मैं उस पर एक जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। फिर इसके बाद इसका देखिए, ये जो है ये भी एमीन ही है, तो ये हो जाएगा 4 है, तो टेट्रा
एमिनो, इसके बाद कॉपर है, तो कॉपर। अब कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 है, सेकेंड सल्फेट। तो इस तरीके से हम IUPAC नाम लिख लेंगे। अब देखिए IUPAC नाम की बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। अभी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया है, मैं केवल एग्जाम्पल और अन्य चीज़ों को लेकर के एक इसी क्रम में एक वीडियो और बनाऊंगा। तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी ही बनाऊंगा। और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। आपका प्यार मेरे साथ बना हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा जे एग्जाम्पल गुरु आपका आपके साथ है। धन्यवाद।